नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी क्लोज की नई सीरीज जिसमें हम चर्चा करते हैं विश्व के भिन्न भिन्न धर्मों, पंथों, मजहबों, विचारधाराओं, दर्शनों, जिसने पूरे विश्व की अधिकांश या ये कहिए कि 90 से लगभग 95% जनसंख्या को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। यद्यपि जनजाति समुदाय किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं होता है, तथापि आज के समय में विश्व के ऐसे बहुत ही गिने चुने जनजातीय समुदाय हैं जिन पर किसी न किसी धर्म का प्रभाव नहीं होता है, जैसे शैम्पेन, जोरवे। और कहाँ रहते हैं ये? भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में। परंतु हम बात कर रहे हैं विश्व के ऐसे धर्मों, पंथों, मजहबों और विचारों की, अवलंबियों की, कि भाई जिन्होंने विश्व के 90% से ज्यादा जनता को प्रभावित किया। अब प्रभावित करने का क्या केंद्र है, किस आधार पे किया? उन्हीं में से आज एक जो धर्म, पंथ या फिर विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा जिसे कह सकते हैं, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है टाओइज्म। अब विचारधारा से कैसे बना टाओइज्म या ताओ धर्म? हिंदी में जब उसका उच्चारण किया जाता है तो ताओ धर्म भी कहते हैं। वस्तुतः ये है टाओ, TAO, टाओ। अब टाओ धर्म जो है उनकी शुरुआत करने वाले थे लाओ त्से। लाओ त्से को लाओ सू या लाओ सी के नाम से भी जाना जाता था। अब बात आती है कि क्या उन्होंने ही पूरी तरीके से लाओ लाओ त्से ने टाओइज्म की शुरुआत की थी? कौन थे लाओ त्से, या क्या उनके दर्शन थे? किस सदी में लाओ त्से थे? कहां पर थे? विश्व के किस क्षेत्र में थे? और वर्तमान में टाओइज्म विश्व के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है, किस रूप में प्रचलित है? इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे। चलिए बात करते हैं टाओइज्म की। टाओइज्म, जिसे डाओइज्म भी कहा जाता है, DAO, मैंने जिसका उच्चारण किया ना, टाओ, डाओ, डाओइज्म भी कहा जाता है, चाइनीज फिलोसफी है। अब लाओ त्से के बारे में हल्की सी चर्चा कर लेंगे, जिससे कि एट्रीब्यूट किसके लिए किया जाता है? लाओ त्से के लिए। और कब थे? 500 BC। अब याद कीजिए, कन्फ्यूशियस की जब चर्चा की हमने, उस चर्चा में, या हो सकता है कि आप बाद में सुनिए उस कन्फ्यूशियस की चर्चा को, मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट को बताता हूं कि 500 BC ये वो समय है, ये वो काल है जिसमें भारतवर्ष में भी जैन और बौद्ध धर्म, या जैन और बौद्ध धर्म, दर्शन जिसे कहा जाता है, उसकी शुरुआत थी। उस दर्शन के बारे में प्रारंभ हुआ, उस दर्शन को मूल रूप से स्थापित किया गया। समझे आप मेरी बात? तो ये जो टाओ का धर्म है, जिसे डाओइज्म भी कहा जाता है, ये भी उसी समय के दौरान होने वाली परिवर्तन थे पूरे विश्व के। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे प्रश्न छोड़ा कि ऐसा क्या था उस समय में कि इतने सारे नए पंथ, विचार, दर्शन, सामाजिक परिवर्तन के आचार व्यवहार जो उत्पादित हुए, जो बने, नए शुरुआत हुई। अब लाओ त्से क्या है? चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ताओ ते चिंग इनके नाम से पहचाने जाते थे। उपदेशक थे, लेखक थे। उनकी विचारधारा जो थी, उसी पर आधारित धर्म को टाओ धर्म कहा जाता है। ईश्वर के तुल्य माना जाता था। आप देख लीजिए, आप महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इनको भी भारतवर्ष में जैन और बौद्ध धर्म ईश्वर के समान मानते हैं, ईश्वर के तुल्य मानते हैं। It was developed from the folk religion of the people primarily in the rural areas of China. चीन के प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोक धर्म था, जिसे कि हम भारतवर्ष में कहते हैं कि जीवन जीने की परंपरा थी, सनातन, जो हमेशा से चलता रहने वाला जो धर्म, पंथ, विचार, आचार, पद्धति है, वही किसी न किसी रूप में वास्तविक जीवन शैली और धर्म के रूप में परिवर्तित हुआ। चीनी परंपरा के अनुसार एक इंटरेस्टिंग चीज बताया तो, लाओ त्से जो थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में झोउ राजवंश है ना, जो डायनेस्टी थी, वो कौन सी थी? टांग डायनेस्टी। झोउ राजवंश जो था उसके काल में थे। लाओ त्से के कान जो थे, उनके कान जब आप फोटो देखेंगे उनकी, तो आप पाएंगे कि उनके जो कान थे अन्य लोगों से बड़े थे, थोड़े लंबे थे। और ऐसा माना जाता है, आपके और हमारे यहाँ पे अगर हम भारतवर्ष में सनातन में बात करें, तो यहाँ पर भी लंबे कान वाले जो उनको बुद्धिजीवी माना जाता है।
कहा जाता है पूरे ग्रामीण पुराने जो आपके दादा परदादा या फिर जो बूढ़े बड़े लोग हैं घर में, वो कहते सुना होगा आपने कि यार इसके कान, बच्चे के कान लंबे तो बुद्धिजीवी होगा, दिमाग वाला होगा। तो ऐसे ही लाओ त्से के साथ में था, और उन्हें बड़े कानों वाला ली भी कहा जाता था। लगभग 90 साल जीवन जिया श्रीमान टाउ ने, है ना। और अब इनकी बात करते हैं कि इन्होंने दर्शन क्या दिया और क्या उसको धर्म पे परिवर्तन क्या किया। फिलॉसफी क्या है? The philosophy grew from an observance of the natural world, and the religion developed out of a belief in cosmic balance maintained and regulated by Tao. अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की, संतुलन की बात की। टाओ भी चीन में उस देश और काल में संतुलन की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। वो कहते हैं प्रकृति के साथ संतुलन में चलें, जितनी आपको आवश्यकता है उतना लें, और जितनी आपको आवश्यकता नहीं है उसको से अधिक ना लें। आपके पास अधिक है तो उसे दे दें। तो यही है कॉस्मिक बैलेंस, है ना। रथ की अवधारणा, संतुलन जो भारत के ऋग्वेद से प्रारंभ होती है, रथ की अवधारणा, वो भी कहीं ना कहीं कॉस्मिक बैलेंस की बात करती है। चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रकृति हो, संस्कृति हो, किसी भी रूप में। द ओरिजिनल बिलीफ may or may not have included practices such as ancestor and spirit worship, but both of these principles are observed by many Taoists। आज की तारीख में बहुत सारे, देखो जब किसी धर्म या पंथ की शुरुआत होती है तो उसका जो मूल स्वरूप होता है वो आने वाले समय में परिवर्तित होता है। ऐसे ही टाओइज्म भी अपने मूल स्वरूप से वर्तमान में परिवर्तित हो चुका है। प्रारंभिक दौर पे इसमें आपकी पीढ़ियों या फिर आत्मा की बात नहीं थी, आत्मा की पूजा की बात नहीं थी, पर आज की तारीख में कुछ टाओइस्ट ऐसा मानते हैं। Taoism exerted a great influence during the Tang dynasty, है ना। लगभग 7th सेंचुरी जिसे कहा जाता है, 6 to 7 10th सेंचुरी, ये कुल 300 वर्ष का जो दौर था सीई, उस समय में टाओइज्म काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। उसकी जो प्रासंगिकता थी, उसकी जो महत्ता थी, वो बढ़ी। एम्परर कौन थे? जुआंगजोंग, जिन्होंने 712 से 756 सीई के दौरान शासन किया। अब जैसे अगर मैं बुद्ध धर्म की बात करूं, अशोका के समय में बुद्ध धर्म ने तेजी से अपने पैर फैलाए थे, प्रसार हुआ था। ऐसे ही अलग अलग समय में अलग अलग राजवंशों के दौर में अलग अलग धर्मों ने अपनी समृद्धि की। इट फेल आउट ऑफ फेवर as the Tang dynasty declined and was replaced by Confucianism, जैसे कि मैंने अभी आपसे चर्चा की, and Buddhism, but the religion is still practiced throughout China and other countries today। तो टाओ को इम्पैक्ट किसने किया? कन्फ्यूशियस ने। टाओ को इम्पैक्ट किसने किया? बुद्धा ने। लेकिन अगर आप मूल स्वरूप देखेंगे इनके, तो वो संतुलन ही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिकता ही है, जीवन जीने की पद्धति ही है। वर्तमान में चाइना में इन तीनों चारों धर्मों और क्रिश्चियनिटी भी किसी न किसी रूप से कई चीजों को इस्लामिस्ट जो लोग हैं वो प्रभावित करते हैं। ओरिजिन्स की बात करूं, शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुआ? सीमा क्वाइन 145-86 बीसी टेल्स द स्टोरी। किस तरीके से होती वो बताते हैं। जो लाओ त्से थे, प्यूरिटन फिलोसोफर्स इन शू who believed in harmony, है ना, सौहार्द की बात करते हैं, and the importance of considering other feelings, सामने वाले के जो मनोभाव है उनको समझने की, उनको सम्मान करने की बात करते हैं। दिल्ली यूज्ड इन बाय गवर्नमेंट करप्शन एंड सफरिंग इम्पैक्ट ऑन पीपल। उन्होंने एग्जाइल में जाने का विचार किया, संन्यास, एक तरीके से संन्यास कह सकते हैं। कहने का मतलब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है समाज में, हर कोई पीड़ा में है। तो घूम फिर के आप देखिए, बुद्ध 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 किस तरीके से बुद्ध बने थे। बुद्ध ने सारे राष्ट्रीय जो ठाट बाट थे वो सब देख लिए, उन्होंने महसूस किया कि क्या है जीवन में। उन्होंने अपना राजसी शासन था उसका त्याग किया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किस सीक्वेंस में महात्मा बुद्ध ने इन चार लोगों को देखा, एक मृत व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक सन्यासी व्यक्ति को। इनका सीक्वेंस क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। At the western pass, gatekeeper Yin Shi recognized him and requested a book। उन्होंने कहा कि सब आपने एग्जाइल लिया, संन्यास लिया, तो आपने क्या सीखा, क्या समझा, प्लीज उसको लिखिए, है ना। तो बुक क्या बनी? टाओ ते सिंग, है ना। द बुक ऑफ द वे, रास्ता, मार्ग क्या है,
किस तरीके से आप जीवन में उच्च कोटि के दर्शन और उच्च कोटि के जीवन प्राप्त करेंगे। तो कैप्चरिंग हिज विजडम बिफोर हैंडिंग इट टू यिंगशी एंड वेनिशिंग, देखे और वो गायब हो गया। दिस सजेस्ट दैट यिंगशी लेटर शेयर्ड लाओ से टीचिंग्स विद अदर्स, स्प्रेडिंग हिज फिलोसफी ऑफ बैलेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। समझ और संतुलन की जो उनके दर्शन थे उसको उस बुक के माध्यम से बताया गया। ताओ ते चिंग है ना, क्या है भाई? ताओ ते चिंग इज नॉट ए स्क्रिप्चर, एक पुस्तक नहीं है केवल, बल्कि ये पोएटिक गाइड है छंदों में, है ना। जैसे कबीर ने कुछ अपनी वाणियां लिखी हैं, गुरु नानक देव ने अपनी वाणियां लिखी हैं, इसी तरीके से ताओ ने भी पद्य के रूप में पोएटिक गाइड है, जीवन कैसे जीना है, लिविंग इन हार्मोनी, संतुलन के साथ, सौहार्द के साथ, अपने साथ, दूसरों के साथ और पूरे इस बदलते विश्व में, एवर चेंजिंग वर्ल्ड, यानी विश्व जो है हर क्षण बदल रहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा। चेंज इज इटर्नल, चेंज ही, परिवर्तन ही सत्य है, शाश्वत है। ऐसा कभी कोई क्षण ही नहीं आता जिसमें परिवर्तन ना हो। इट एनकरेजेस रीडर्स टू अडॉप्ट अ सिमिलर सिंपलर लाइफस्टाइल थ्रू वर्सेस लाइक यील्ड एंड वर्क एम्पैथी एंड बिकम फुल, बेंड एंड बिकम स्ट्रेट। जीवन इसी का नाम है। Suggesting that yielding to circumstances and letting go of pride can lead to peace and openness to learning। जब आप अपने घमंड को छोड़ते हैं तभी आप कुछ चीजें सीखते हैं, तभी आप ओपन होते हैं नए विचारों को स्वीकार करने के लिए, नवीनता को स्वीकार करने के लिए, कुछ सकारात्मक परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए। While often attributed to Lao Tse, the authorship and historical existence of Lao Tse are debated। अभी जिस पुस्तक की हमने बात की है ना, और जिनके विचारों की हमने बात की, द टेक्स्ट में बी कंपाइलेशन ऑफ सेइंग्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई सारी की सारी जो है लाओ त्से ने नहीं लिखी है ना। वो अलग अलग जो दार्शनिक थे, अलग अलग जो विचारक थे, अलग अलग सन्यासी थे, साधु थे, संत थे, उन सभी महानुभावों की एकत्रित की गई वाणियां हैं। उन सबकी अलग अलग विचार हैं जिनको एक पुस्तक में एक साथ लिख दिया गया है, ठीक। अल्टीमेटली द ओरिजिन ऑफ ताओ से चिंग, जिस पुस्तक की हमने बात की, जो कही जाती है कि लाओ त्से ने लिखी और फिर उसके क्रिटिसिज्म होते कि नहीं उन्होंने नहीं लिखी, इज लेस इंपॉर्टेंट देन इट्स मैसेज, है ना। क्या करना ओरिजिन में, काम की बात क्या है? काम की बात ये कि उसने लिखा क्या है, what has been written in that, why it is important, why it is relevant today। It serves as a reminder of our interconnectedness and the possibility of peaceful coexistence if we are mindful of how our actions impact ourselves, others and the earth। Ultimately हम संतुलन के साथ, सबके साथ सामंजस्य बना के कैसे जी सकते हैं, को एग्जिस्टेंस की बात की। अगर हम पंचशील की बात करें, जिसे नेहरू जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब ने दी, उन्होंने भी को एग्जिस्टेंस, हारमोनी के साथ को एग्जिस्टेंस की बात की थी। ऑल दो वर्तमान में चीन की जो विचारधाराएं, जो सैन्य गतिविधियां चल रही हैं, उस पीसफुल को एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट ही नहीं करने दे रही हैं। शायद वो टाओइज्म पढ़ना भूल गए हैं, या फिर टाओइज्म उन्होंने पढ़ा नहीं है। बिलीफ क्या है, इनके विचार क्या हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या आस्थाएं हैं। Other key texts related to Taoism include the Zhuangzi, attributed to Zhuangzi, and the Daozang, इसे Daoism भी कहा जाता है, compiled during the Tang dynasty, जिसकी अभी हमने चर्चा की, and Sung dynasties, with final edicts in the Ming dynasties। तीन अलग अलग डायनेस्टी में, जैसे हमारे संगम काल या फिर ये जैन स्क्रिप्चर्स या बौद्ध जो समितियां बटी है ना, अलग अलग समय में उनमें कंपाइलेशन हुआ, अलग अलग टेक्स्ट का कंपाइलेशन हुआ कि किसने क्या लिखा, उसको एक साथ लिख दिया जाए। दीज वर्क शेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द बिलीफ्स इन द इनेट गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। भाई ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बाय डिफॉल्ट अच्छा ही होता है, उसकी अंतरात्मा अच्छी ही होती है, सकारात्मक होती है, शुभ करने के विचार के साथ होती है। सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल सिंपली नीड गाइडेंस टू कल्टिवेट वर्च्यू ओवर वाइस। मीन्स क्या है कि हर कोई सद्गुणी होता है, बस उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सही परिस्थितियों की आवश्यकता है। यही क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पापी है, जब जन्म उसका हुआ तभी से वो पापी है। बट टाओइज्म क्या मान रहा है, वो इनेट गुडनेस की बात कर रहा है, वर्च्यू की बात कर रहा है,
अगर आप उसे अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण दोगे तो वर्च्यू को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। परिस्थिति, देश काल और जो चारों तरफ से लगने वाले, प्रभावित करने वाले जो बल हैं, उनसे कोई व्यक्ति वर्च्यू की जगह वाइस को रख लेता है। अकॉर्डिंग टू टाओइस्ट प्रिंसिपल देयर आर नो बैड पीपल, कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्रिश्चियनिटी के विपरीत है ये। ईसाई समुदाय, ईसाई जो विचार है, बाइबल के जो विचार हैं, हैप्पी सिन जैसे एक शब्द दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से पापी होता है, उसके जस्ट अपोजिट है कि यहाँ इनका कहना है कि कोई व्यक्ति तो बुरा होता ही नहीं है। ओनली दोज हु बिहेव पुअरली एंड विद प्रॉपर एजुकेशन, एनीवन कैन एम्बडी गुडनेस, की कोई भी व्यक्ति अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा नहीं। Taoism teaches that living in accordance with the Tao, nature's way, ईश्वर का तात्पर्य प्रकृति के साथ, प्रकृति के मार्ग के माध्यम से जीवन जीना ही टाओइज्म है। लीड्स टू हार्मनी, सौहार्द तभी आएगा। व्हाइल रेजिस्टेंस क्रिएट्स डिस्कॉर्ड, अगर आप प्रतिरोध करेंगे किसका, प्रकृति का, प्रकृति के मार्ग का, प्रकृति के विचारों का, प्रकृति के तरीकों का, तो उससे क्या होगा, समस्याएं उत्पन्न होंगी। एम्ब्रेसी एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड त्रासदी जो 2013 में हुई थी, मुझे बार बार याद आती है कि नदी के मार्ग में अगर आप अपने मकान बना लेंगे तो नदी अपना मार्ग नहीं बदलती, एक समय पे आने पर आपके जो मकान है वो टूटेंगे और कितनी जनधन हानि होगी, या आप और मैं मानव जाति के रूप में इसका दर्शन कर चुके हैं। तो नेचर्स वे के साथ डिस्कॉर्ड या रेजिस्टेंस ना बनाए। सॉरी। The ultimate goal is to align with the Tao and accept life's event as part of a greater flow, कि भाई ये एक प्रवाह का कार्य है, सब जगह सब कुछ परिवर्तन हो रहा, बदल रहा है, आप एक प्रभाव में काम कर रहे हैं। आप अकेले ही सर्वशक्तिमान या ताकतवर नहीं कि आप दुनिया बदल देंगे, आप एक प्रभाव में हैं। आप अपनी धारा की चिंता कर सकते हैं कि मैं जिस धारा के प्रभाव में बह रहा हूं, उस धारा को मैं कितना बेहतर और शुचितापूर्ण कर सकता हूं। दिस फिलॉसफी पैरेलल्स द रोमन स्टोइक्स like Epictetus and Marcus Aurelius, उनका भी मानना था कि नथिंग इनहेरेंट इज बैड, कि भाई स्वभाव से या बचपन से या जन्म से किसी में बुरा कुछ नहीं होता है। रेदर इट इज अवर इंटरप्रिटेशंस, ये हमारी समझ है, दैट क्रिएट्स नेगेटिविटी, कि हम नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। टाओइज्म, स्टोइसिज्म emphasize that all occurrences align with the natural order and our self-interest often distorts our perception of good and bad. हम जब प्रकृति की तंत्र का, प्रकृति के व्यवस्थाओं का परिवर्तन करते हैं, जब उनको खराब करते हैं, तो फिर हम ये मानते हैं और फिर हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं कुछ अच्छा और कुछ बुरा। डिस्टिंक्ट फ्रॉम बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से क्या अंतर है? विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया, Taoism emerged organically from Chinese culture, reflecting the people's understanding of the universe. जैसे कि मैंने आपको कहा, टाओइज्म में भी बुद्ध के समान मध्यम मार्ग की बात है, जीवन जीने की शैली की बात है, प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात है, और चेंज इज इटर्नल, चेंज इज द ओनली ट्रुथ, यानी बदलाव ही सत्य है, परिवर्तन ही शाश्वत है, ऐसे विचारों की बात है। टाओइज्म फोकस ऑन हार्मनी, कंप्लीमेंट्स कन्फ्यूशियनिज्म। कन्फ्यूशियस और टाओ में क्या समानता है कि भाई सौहार्द। अनदर नेटिव फिलॉसफी दैट आल्सो व्यूज ह्यूमन बीइंग एज इनेटली गुड। कन्फ्यूशियस भी मानता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से अच्छा ही होता है। दोनों ही फिलॉसफी जो है वो अच्छा गुडनेस बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उनके अप्रोचेस में अंतर है। टाओइज्म नेचुरल फ्लो पे फोकस करता है कि भाई प्रकृति अपने आप सब कर लेगी, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कन्फ्यूशियस कहता है कि नहीं, हमें इसको प्राप्त करने के लिए नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को स्थापित करना चाहिए। अर्थात एक कहता है अपने आप सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया ही होता है, दूसरा कहता है कि नहीं, सब कुछ बढ़िया होता तो है, लेकिन उसको सब कुछ बढ़िया बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना भी होता है। रिचुअल्स क्या है? बिलीव्स इन अलाउइंग लाइफ टू अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू द टाओ कॉन्ट्रैक्ट विद टाओइस्ट रिचुअल्स विच आर इंट्रिकेट, स्पेसिफिक है ना, और बुद्धिस्ट और कन्फ्यूशियस जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, उनसे प्रभावित होती हैं। जैसे आज की तारीख में दीज रिचुअल्स कैन बी इलेबोरेट, रिक्वायरिंग प्रिसाइज वर्डिंग एंड स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू ट्रेडिशन। परंपराओं के अनुसार, और जो लिखा हुआ है उसको बहुत सटीकता से पढ़ते हुए उसे स्पष्ट किया जा सकता है। टाओइस्ट फेस्टिवल क्या कहते हैं? लेड बाय ग्रैंड मास्टर,
हाई प्रीस्ट, है ना, जैसे कहें राजपुरोहित कह लें या फिर मुखिया जी कह लें या बड़े पंडित जी कह लें, कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज टू और ए वीक। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। एम्फसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल एक्यूरेसी फॉर इफेक्टिव स्पिरिचुअल आउटकम्स, कि अगर आपको सर्वोचित परिणाम प्राप्त करना है तो आपको सर्वोचित प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। जैसे हमारे ऋग्वेद में ऋचाएं लिखी हुई हैं, सामवेद में, अथर्ववेद में और यजुर्वेद में हमारे यज्ञ की वेदियों की और उनके समय किए जाने वाले उच्चारणों की, संस्कृत श्लोकों की और अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों की विवेचना है कि इस यज्ञ को कैसे करना है। उसी तरीके में भी लिखा हुआ है कि किस चीज को कैसे करना है, तभी आपको सर्वोच्च फल प्राप्त होगा। Taoist rituals honor ancestors and invoke their spirits, often involving purification। जैसे श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म में भोजन कराया जाता है, ब्राह्मण पंडित को भी कराया जाता है और जो पशु पक्षी हैं उनको भी कराया जाता है। उसी प्रकार टाओ जो धर्म है उसमें भी भिन्न भिन्न अपनी जो पूर्वज हैं, जो अपनी आत्माएं हैं, परिवार की एंसेस्टर्स हैं, उनकी संतुष्टि के लिए, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए एक प्रोसेस है टू ट्रांसफॉर्म एवरीडे स्पेसेस इनटू सेक्रेड वंस, शुद्ध पवित्र स्थान में परिवर्तित करने के लिए। ड्यूरिंग दीज सेरेमनीज द ग्रैंड मास्टर यानी हाई प्रीस्ट यानी मुखिया जी या फिर जो बड़े पंडित जी हैं परफॉर्म्स एक्शन बेस्ड ऑन अ टेक्स्ट, एक नियम पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार प्रक्रियाएं करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी व्रत कथाएं हैं, है ना, जैसे सत्यनारायण जी की व्रत कथा है, पुस्तक में लिखा हुआ उस प्रक्रिया से आपको करना है। अन्य कथाएं हैं जैसे विवाह जो संस्कार है उसमें एक प्रक्रिया है, जो मुंडन संस्कार है उसमें एक प्रक्रिया है, उसको उसी तरीके से पालन करना चाहिए। संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण है, विशेष प्रक्रिया वैसे करना है। वैसा ही टाओइज्म में भी प्रक्रिया है दैट सिंबलाइजेस द एक्सेंट ऑफ द सोल टू जॉइन द डिवाइन, कि जब आत्मा यहां से जाए तो वो स्वर्ग में जाके ईश्वर को प्राप्त करे। ट्रेडिशनली दिस एसेंट was represented on a staircase leading to an altar, but modern rituals may take place on a stage or the ground। पहले ये काम किसी सीढ़ी पे चढ़ के स्टेज पे जाके होता था, लेकिन आज की तारीख में केवल एक स्टेज और ग्राउंड जमीन पे भी ये काम हो जाता है। देखो हमारे यहाँ भी जैसे परिवर्तन हो रहे हैं वैसे ही परिवर्तन पूरे विश्व में भी हो रहे हैं कि परंपराओं का उसी रूप में अभी वर्तमान में पालन नहीं हो रहा, परिस्थितियों और सुविधा के अनुसार उनका पालन कर दिया जाता है। Altars remain central to the Taoist practices, serving as a nexus between the earthly and divine। धरती और आकाश का मेलजोल जो सनातन की भी एक बहुत मुख्य बात है। Taoist households often maintain private altars for honoring ancestors and spirits, promoting individual worship alongside communal festivals। परिवार के, समाज के त्योहारों के साथ साथ व्यक्तिगत पूजाओं, जैसे हमारे यहाँ भी बड़ी दिवाली की पूजा हो गई या फिर होली का दहन जो हो गया, तो पूरा समाज, पूरी जो कॉलोनी है आसपास की, पूरी उसकी पूजा करके इंडिविजुअल पूजा भी होती है और समाज जो परिवार है उसकी भी पूजा होती है। वाइल कम्युनिटी इवेंट्स फॉस्टर टुगेदरनेस, उससे हम क्या करते हैं, होली खेलते हैं तो हम सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। दे डिफर फ्रॉम द वर्शिप प्रैक्टिस ऑफ अदर रिलीजन, थोड़ा भिन्न है। किस तरीके से, जैसे मैनी टाओइस्ट वर्शिप एट होम, कुछ लोग घर में पूजा करते हैं विदाउट अटेंडिंग फेस्टिवल, बाहर नहीं जाते हैं, विच कैन बी कॉस्टली एंड आर टिपिकली फंडेड बाय लोकल कम्युनिटी मेंबर्स। जैसे दशहरा का जो त्योहार होता है भारतवर्ष में, उसमें बड़ा कार्यक्रम नगर पालिका कराती है, लेकिन छोटी छोटी कॉलोनीज में भी 10-10, 15-15 परिवार के बच्चे लोग उसका समारोह का आयोजन कर लेते हैं। फेस्टिवल सर्व्स एज बोथ सेलिब्रेशंस एंड कम्युनल रिस्पांस टू चैलेंजेस, इन्वोकिंग स्पिरिट्स एंड गॉड्स फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। जैसा कि आपको पता है सिग्निफिकेंस क्या है भाई, टाओइज्म सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस चाइनीज कल्चर। चाइना का जीवन शैली को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले जो दो धर्म या फिर दर्शन माने वो हैं, तो कन्फ्यूशियस और दूसरा टाओइस्ट। From the Shang dynasty forward, the recognition that all things and all people are connected is expressed in the development of the arts which reflect the people's understanding of their place sorry in the universe and their obligation to each other, कि एक दूसरे पर निर्भरता है, एक दूसरे के साथ चलना है। अगर आपने एक का साथ छोड़ा तो आप भी अकेले पड़ जाएंगे और फ्लो के साथ नहीं चल पाएंगे, प्रवाह के साथ नहीं चल पाएंगे, आपकी धारा भिन्न हो जाएगी और धारा भिन्न होते ही आप उस पूरे तंत्र से बाहर होकर बिखर जाएंगे। ड्यूरिंग द टांग डायनेस्टी टाओइज्म बिकम द स्टेट रिलीजन। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई राज्य धर्म भी रहा है ना, अंडर द रीम ऑफ एम्परर ज़ुआंगज़ोंग, बिकॉज ही बिलीव्ड, उनका मानना था जैसे
धम्म धर्म के रूप में रहा किसमें? अशोक के काल में। He believed it would create harmonious balance in his subjects and for a while he was correct. कुछ समय तक टाओइज्म के चलने से सब में प्रेम और सौहार्द बना रहा, संतुलन बना रहा। Zhuangzong's rule is still considered one of the most prosperous and stable in the history of China. जैसा कि हम अशोक के शासनकाल और राज्य को मानते हैं, अशोक महान कहा जाता है, and the high point of the Tang dynasty. Taoism has been nominated as state religion a number of times throughout China's history. केवल एक बार नहीं साहब, बहुत बार है, but the majority preferred the teaching और Confucius, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और कुछ टाइम पे बुद्धा, है ना। तो अल्टीमेटली कन्फ्यूशियस, टाओ और बुद्धा, ये एक हायरार्की है कि नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग इंपैक्ट होते हैं किस किस रिलीजन से। Most likely because of the rituals of these beliefs which provide a structure Taoism lacks. इन दोनों ही बिलीफ में, बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियस में, एक प्रक्रिया है, सरल तरीका है, लेकिन टाओइज्म में वो थोड़ा सा स्पष्ट और जटिलता भरा है, ठीक है। Today, Taoism recognized as one of the great world religion and continues to be practiced by people in China and throughout the world. जैसा कि मैंने आपको बताया, टाओइज्म की तरफ से नमस्कार। कुछ और बातें मैं बता देना चाहता हूं आपको कि टाओ मूलतः एक धर्म नहीं है, जैसा कि हमने बुद्ध और कन्फ्यूशियस के बारे में बात की, एक दर्शन है, जीवन शैली है। जिस तरीके से बौद्ध, टाओ धर्म में भी अहिंसात्मक संघर्ष ही होता है, लेकिन चीनी बौद्ध और टाओ दोनों धर्मों में वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। और चीन में आज की तारीख में महायान जो बुद्ध है, महायान जो बौद्ध है, वो काफी ज्यादा फैला, वो 50% से भी ज्यादा, है ना। 50% बौद्ध है, 30% टाओ और शेष कन्फ्यूशियस है। लेकिन पहले के समय में इस प्रतिशत में अंतर था, ये फैक्चुअल चीजें हैं। ताओ दे चिंग और जुआन जी जो हैं, वो दोनों ही दर्शन बताते हैं कि देवी और देवता युन और यांग है, उस पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें ये भी लिखा है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इन सभी चीजों के बारे में फैक्ट मिलते हैं। वर्तमान में आज भी ये धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्रफुल्लित हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो इसी के साथ मेरी तरफ से आपको भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।